माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसलकर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है,
बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।
कृषि दर्शन के देखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमार आज के सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। हमार छत्तीसगढ़ में संगवारी हो, हमार जन किसान भाई मन है, जन पशुपालक भाई मन है, वो ह बहुत सुघर ढंग ले, बहुत उन्नत ढंग ले ओमन ह पशुपालन के बूता करत हवे। और ओकर से हमार जन छोटे और मझोत किसान भाई है, ए मन ह प्रेरणा घलोक लेवत हवे। तो संगवारी हो, ऐसन प्रेरणा के स्रोत में हमार जन भारत सरकार है ऊ ह आप मन ला ढेर अकन सहयोग करथे। तो संगवारी हो, आज हमन ह गोट बात करबो, चर्चा करबो कि पशुपालन और ओकर ले संबंधित योजना के विषय में। और संगवारी हो, हमारा टोल फ्री नंबर तो आप मतलब पता है, हमारा टोल फ्री नंबर एक बार और लिख लो। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-19418। संगवारी हो, आज हमन जिन विषय में गोट बात करत हन, चर्चा करत हन, ये विषय में गोट बात और चर्चा करे बार आज हमारे संग में हवे डॉक्टर मनीषा वर्मा, पशु चिकित्सा सहायक शैलज्ञ धमधाले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जिसे हमारे संगवारी भाई मन के फोन आवे ओकर ले पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में या भारत में वर्तमान समय में जिन पशुपालन की आवश्यकता काबर हवे। पहले तो समस्त किसान एवं पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। सर, छत्तीसगढ़ जो है मुख्यतः कृषि आधारित प्रदेश है जी, लेकिन साथ ही साथ ग्रामीण अंचलों में छत्तीसगढ़ के कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी बहुत महत्व दिया जाता है। 19वीं पशु संगणना के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ में 52% कृषक जो हैं वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इससे उन्हें पशुपालन से जो आय प्राप्त होता है, उनके पशुओं के बेचने में भी उन्हें आय प्राप्त होता है एवं खुद के आहार में भी वे प्रोटीन युक्त भोजन खा सकते हैं, जैसे कि अंडा, मांस और दूध का सेवन करते हैं अपने घर के पशुओं के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उससे प्रोटीन की मात्रा भी उनके आहार में मिलती है उन्हें। और कृषि के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसको वो अपने पशुओं को खिला के उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो कृषि में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे एक मिक्स्ड फार्मिंग जो होती है वो कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक अलावा जैसे हम हमारे किसान भाई मतलब बताना चाहबो, हमारे संगवारी भाई मतलब तो कैसे ढंग से बताबो कि हम हाँ पशुपालन ला कैसन कैसन वर्ग में बांट सकते हैं, ताकि वो मतलब सोचे में आसानी हो कि हम कौन से पशुपालन ला करके एक अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। जी, पशुपालन मुख्य तौर पर आप कर सकते हैं गाय भैंस की पशुओं का पालन कर सकते हैं। बकरी पालन एक बहुत अच्छा वो है। अब हमारे यहाँ जो छोटे वर्ग के किसान होते हैं जो कम आय से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बकरी पालन है, और मुर्गी पालन जो है वो कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में सूकर त्रयी या सूकर पालन का भी प्रचलन है, तो वो भी कर सकते हैं, उनका भी पालन कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक फ़ोन आवा थे हमारे संगवारी का। हाँ संगवारी, हेलो हेलो हेलो। हाँ संगवारी, क्या नाम है आपके, कौन गांव ले हो? हाँ, मैं पप्पू सेन बोला था बेमेतरा ले। जी जी जी, आप मन अपन प्रश्न पूछो। हाँ, तो मैं जिसे पशुपालन शुरू करना चाहता हूँ, तो ओकर लिए मोला सरकार की तरफ से का अनुदान मिल सकता है, कहाँ मिलही जी, और सरकार की तरफ से का योजना चलाए जाते पशुपालन के लिए कर जानकारी दे के प्रयास कृपा करूँ। जी जी बिल्कुल। जी मैम। सेन जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पशुपालन में भी आप कौन से पशु का पालन करना चाह रहे हैं? बकरी है, मुर्गी है? जी, बकरी पालन। अच्छा, बकरी पालन। तो सरकार की तरफ से बहुत अच्छी एक योजना चल रही है बकरी पालन के लिए। उसमें आपको सरकार से, आप अगर सामान्य वर्ग से हैं तो 25% का अनुदान आपको सरकार देगी, और अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के हैं तो आपको 33.33% का अनुदान सरकार की तरफ से प्राप्त होगा। इसमें एक इकाई की लागत है 1 लाख रुपए, जिसमें 30 बकरी, मादा बकरी और 1 नर बकरा आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको 25% का अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, हम यहाँ बात करते रहे हैं कि कैसन ढंग के वर्गीकरण करना है, तो कौन कौन से प्रकार से हम वहाँ वर्गीकृत कर सकते हैं पशुपालन के क्षेत्र में? वही मैं बता रही थी आपको कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको
पशुपालन केंद्रित ही रहना है तो आप एक डेयरी का वो कर सकते हैं, डेयरी सेटअप कर सकते हैं। अगर आप थोड़े कम आय में ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा आय चाहते हैं थोड़े कम इन्वेस्टमेंट में, तो बकरी पालन या मुर्गी पालन बहुत सही होता है। उसमें भी बकरी पालन इसलिए ज़्यादा उचित माना जाता है क्योंकि बकरियां जो होती हैं उनकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा होती है। कम समय में उनका ब्यात काल भी जो होता है 5 महीने का होता है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों की वृद्धि हो सकती है। बकरियों का जो दूध होता है वो भी काफ़ी उच्च गुणवत्ता युक्त दूध होता है, तो रोगियों को जो बीमार होते हैं उनको बकरियों का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। और दूसरा ये है कि कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा कमाई कर सकते हैं क्योंकि बकरियों को खिलाने पिलाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करने की हमें आवश्यकता नहीं है। बकरियां सूखे में भी, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी अच्छे तरीके से पल बढ़ सकती हैं जी। तो ये कुछ फ़ायदे ऐसे हैं कि हम बकरी पालन जो है वो बहुत बेहतर आय के लिए बहुत बेहतर हो सकता है छोटे लघु पशुपालकों के लिए जी। और उसके अलावा मुर्गी पालन है, बटेर पालन है, लेयर बर्ड की भी आजकल लेयर बर्ड का भी वो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं कुछ क्षेत्रों में, तो वो है। और सूकर पालन भी कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है जी जी जी। तो मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँ कि कौन कौन से पशु वर्ग कौन कौन से प्रकार की योजना है या कहा जा सकता है कि कितना प्रकार की योजना है हमारे पशुपालक भाई मन वर्ग जिन्हा ओला सहयोग के बतौर हमारे जो भारत सरकार है देवत है। राज्य सरकार जो है वो मुख्य तौर पर बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं पशुपालन के लिए। एक मैंने अभी आपको बताया बकरी पालन की योजना जी। दूसरा है नर बकरा उसकी नर बकरा पालन, तो उसमें क्या है उन्नत नस्ल का नर बकरा जी। राज्य सरकार आपको उन्नत नस्ल का नर बकरा लेने के लिए जो SC ST अनुसूचित जाति एवं जनजाति है उन्हें 4,000 रुपये का अनुदान देगी और जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 3,500 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा निर्धारित है जी। एक ये योजना है जी। एक सूकर त्रयी वितरण योजना है, तो उसमें ये मुख्यतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए है। तो उसमें 2 मादा सूकर एवं 1 नर सूकर खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 9,000 रुपये का अनुदान आपको पशुपालक भाइयों को प्राप्त हो सकता है जी जी। एक अलावा जिसे हम बात करते हैं कि अभी जो वर्तमान में चला थे कि देसी गाय जी, तो देखे मिलते कि अभी देसी गाय जो गौठान योजना है तो देसी गाय मतलब भी रखा जाते सबे गाय ला रखा थे जी जी। दूध नहीं दे से देसी गाय के उपयोग महत्वपूर्णता जी जी कितना औ हो सकते ये विषय में थोड़ा सा बताते। देखिए अभी गौठान जब से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना चल रही है जी। तो हमारे किसान क्या करते हैं कि हमारी जो देसी गाय हैं अब उनके पास जितनी भी गाय हैं वो सुबह और शाम को 2 टाइम गौठानों में रहती हैं। इस बीच में वो चरने भी जाती हैं और गौठानों में रहती हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान की जो एक सुविधा है गौठानों में हमारे विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं जाते हैं और कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। तो एक नस्ल सुधार का एक बहुत अच्छा अवसर गौठानों में जाके हमें प्राप्त हो सकता है क्योंकि देसी गाय की कुछ खास विशेषताएं हमारे प्रदेश में जो पाई जाती हैं वो है नहीं उतनी ज़्यादा। तो उनमें जो जब वो गर्मी में आती हैं हीट में आती हैं तो गौठानों में जाके हम उनका कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। उन्नत नस्ल के जो बीज डाल सकते हैं उनमें ताकि जो बछड़ा पैदा होगा तो उसमें 50% गुण तो देसी होंगे पर 50% जो हैं वो उन्नत नस्ल के गुण आएंगे। तो ऐसे करते करते हम उनका नस्ल सुधार कर सकते हैं। तो उससे उनकी दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इससे चरवाहों को भी फायदा है, पशुपालकों को भी फायदा है। जो चरवाहे हैं वो बरवाही का जो कहते हैं 3 दिन के बाद चौथे दिन जो दूध लेते हैं, तो जो देसी गाय का दूध है वो लोग आधा लीटर 1 लीटर मिलता है उन्हें। अगर नस्ल सुधार करते हैं हम कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो हो सकता है उन्हें 3 लीटर 4 लीटर दूध मिले एक दिन का, तो उन्हें भी फायदा है और पशुपालकों को भी फायदा है, दूध की वृद्धि होगी। और डॉक्टर साहब एक बात और हम जानना चाहबो कि आजकल जिसे चला थे प्राकृतिक खेती यानी कि जैविक खेती की और अग्रसर वतन हमारे जम्मू जैन हमारे प्रदेश के मुखिया मन है वो मन कहा था वे चीज ला, तो ये ला हम आना अगर जैसे हम पशुपालन से जोड़ते तो ये कैसे महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि देखिए अगर आप जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो आप
बाजार से केचुआ खाद खरीद के लाके अगर उसको अपने खेतों में डालेंगे तो उसे तो जैविक खेती नहीं कहते हैं। नहीं कहते। जैविक खेती मुख्य तौर पर वही होती है कि आप खुद के खाद बना रहे हैं और खुद की कृषि भूमि में डाल रहे हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पशुओं के गोबर इकट्ठा करें, उनके मूत्र इकट्ठा करें। और जो गौठानों में आजकल प्रचलन है, जो मुख्यमंत्री गोधन न्याय योजना जैसे चल रही है, किसान भी अपने घरों पे गोबर इकट्ठा कर सकते हैं, उसका आप जैविक खाद बना सकते हो उसका, और उसके बाद अपनी ही खेती में उसको प्रयोग करिए, तो वो एक सही मायने में जैविक खेती होगी कि हम अपने ही द्वारा बनाए गए खाद को अपनी ही कृषि भूमि में इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि हम बाहर से खरीद के कर रहे हैं। वो उसे जैविक खेती नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही बात बोले आप। एक अलावा जैसे हम बात करते हैं कि अभी मौसम में बदलाव हुआ थे, जी, तो मौसम में जब बदलाव होते तो हमारे जन पशुपालक भाई बने, ये मतलब ऐसे कौन कौन से विशेष बात के ध्यान रखना चाहिए जेकर से अगर पशु मतलब स्वस्थ रहे? देखिए, मुख्य तौर पर अभी ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में उतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं पनपती, क्योंकि जो भी विषाणु है, जीवाणु है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उन्हें भी 25 डिग्री का तापमान चाहिए पनपने के लिए। अच्छा। उसके नीचे का भी तापमान अगर होता है तो उतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं पनपती हैं ठंड के मौसम में, तो बहुत हेल्दी मौसम माना जाता है। लेकिन ये होता है कि पशु जो होते हैं वो ठंड की वजह से ज़्यादा मरते हैं, तो ठंड से उनको बचाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। अगर आपके पास जो पशु आप रात को बांध के रखते हैं तो उनको या तो उनके पास अलाव जला दीजिए, बंधे हुए हैं अगर आपके पशु तो उनके आसपास अलाव जला दीजिए, या तो जो बेडिंग बनाते हैं, उनका बिस्तर बनाते हैं, पैरे का बनाते हैं, तो पैरे का थोड़ा मोटा बिस्तर बना दीजिए ताकि उनको गर्मी महसूस, उनको ठंड से बचाना मुख्य रहता है। उसके अलावा जो बीमारियां पशुओं में पाई जाती हैं उसके लिए टीकाकरण तो प्रदेश सरकार के द्वारा मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा है। जी। जितनी भी बकरियों में जो बीमारी होती है, गायों में होती है, तो प्रदेश सरकार के द्वारा अभियान चला के साल में 1 बार या 2 बार पूरा टीकाकरण कराया जाता है मुफ्त में। जी, तो ये हम कह सकते हैं कि पशुपालन में अगर जैसे मौसम के बदलाव होते तो विशेष रूप से ठंड से हम लोग बचाना है। जी। अच्छा, जिसे हम बात करते हैं कि कोई भी पशु के विषय में, तो ऐसे 4 कौन से स्तंभ होना चाहिए जिन्हें एक पशुपालक ला पता होना चाहिए? पशुपालन के मुख्यतः 4 स्तंभ जो कह सकते हैं, उनमें से एक है कुशल प्रबंधन। जी। हम उनको कैसे उनका रख रखाव कर रहे हैं, वो एक मुख्य बात होती है। उसके बाद हम कहते हैं संतुलित पोषण, हम उनके आहार में उनको क्या क्या दे रहे हैं, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो कहते हैं प्रॉपर, हम उनके आहार में उनको संतुलित आहार दे रहे हैं कि नहीं। और तीसरा जो होता है उन्नत प्रजनन, जो देसी नस्ल होती है उसके बजाय उन्नत जो नस्ल होती हैं उससे हमें ज़्यादा, जैसे गाय है तो उन्नत नस्ल की गाय ज़्यादा दूध देती है। उन्नत नस्ल के जो भी अभी जो अभियान चल रहा है तो उन्नत नस्ल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उनके उन्नत प्रजनन ये तीसरा स्तंभ है। और चौथा जो प्रमुख स्तंभ माना गया है वो है रोग नियंत्रण, तो उसके लिए भी हमारे सरकार के द्वारा योजनाएं हैं और अभियान चलाए जा रहे हैं, टीकाकरण वगैरह। और ये 4 बिंदुओं को अगर मुख्य तौर पे ध्यान रख के अगर हम पशुपालन करते हैं हमारे पशुपालक भाई, तो उन्हें बहुत फायदा होगा, उनकी आय में भी वृद्धि होगी। जी, बहुत अच्छा बात आप बताया हो कि ये सब योजना हमारे भारत सरकार के, हमारे राज्य सरकार के हवे। जी। लेकिन इला जब हमारे किसान भाई है जब फ्लोर में आते जब इला पाना है तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप है जिला पार करके वो योजना के लाभ उठा सकते हैं? देखिए, ये योजना की मुख्य तौर पर हमने भी फील्ड में ये देखा है कि जानकारी नहीं होती है। जी बिल्कुल। पशुपालकों को जो सरकार से जो उनको फायदे मिल रहे हैं उनकी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी सबसे बेहतर होगा कि आपके हर जिले में उप संचालक कार्यालय है जी। और हर ब्लॉक लेवल में पशु चिकित्सालय हैं। उसके अलावा पशु औषधालय भी हैं, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय में जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अपना आधार कार्ड है, ये सब लेके जाइए और आप इन जो भी योजनाएं अभी आपके क्षेत्र में चल रही हैं उनके बारे में आपको विस्तार में जानकारी मिलेगी, कैसे आवेदन लगाना है, कैसे आपकी आवेदन की स्वीकृति होगी, सभी इस विषय में जानकारियाँ जो है वो आपको वहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मला दे हो, एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
संगवारी हो आप मन देखियो सुने कि आप मन अपन क्षेत्र में पशुपालन अगर करना चाहत हो, एक स्वरोजगार के रूप में पशुपालन करना चाहत हो, तो आप मन ये जम्मो गोट बात के ध्यान ला रखू। और अब हमन ला आप मन दुहु विदा। राम राम, जय जोहार।